बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब आपका खौफ एक दफ़ा ख़त्म हो जाता है तो आपकी ताकत जब आप बे इंतहा इस्तेमाल करते हैं तो ख़त्म हो जाती है। यही हाल इस वक्त मोदी के साथ हुआ है। जैसे ही इलेक्शन में उसको मेजॉरिटी नहीं मिली तो इतनी इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि वो कंगना रनावत जो बीजेपी की सीट से बड़ी तादाद में वोट लेकर जीती है, अब एक आम ऑफिसर खड़ी होकर एयरपोर्ट पर उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारे कि तू बीजेपी की है और उसकी पॉलिसी लेकर चलती है, और फिर हालत ये हो जाए कि मोदी को जो इत्तेहादी हैं वो जाकर कह दें कि अगर आपने तीसरी दफ़ा प्रधानमंत्री बनना है तो फिर आपको हमारे उसूलों पर चलना पड़ेगा, नहीं तो आप बैठिए ओपोजिशन में, हमारे पास अच्छी ऑफर है और आप घर जाइए। और इस दफ़ा मोदी ने कर दी है रेड लाइन ड्रॉ। उन्होंने कहा है इत्तेहादियों को कि जो आप मांग रहे हैं वो अपनी औकात से बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, अगर ऐसी सूरत हाल होगी ये रेड लाइन है। अब उनकी आपस में होगी ये लड़ाई। पीछे बचे हैं सिर्फ 2 दिन। 2 दिन के अंदर अगर ये मामला होता है तो ठीक, अदरवाइज ये मामला लटक जाएगा और हालात इस वक्त शदीद खराब है। सबसे पहले समझ ले हुआ क्या है कंगना रनावत के साथ, इससे आपको पता चलेगा कि खौफ खत्म होता है और जो इनके इत्तेहादियों ने मोदी को कहा है और जो इंटरनेशनल सतह पर हालात हो रहे हैं वो क्या है। देखिए, सबसे पहले एक बात समझ ले, ये आप मनाजिर देखिए जरा। कंगना रनावत जा रही थी एयरपोर्ट पर और आप अंदाजा कर सकते हैं मोदी के किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, और वो कंगना रनावत जैसी एक्ट्रेस हो जो मोदी के करीब हो और हर लिहाज, उसको आप थप्पड़ मार दें। आप अंदाजा नहीं कर सकते। इस खातून ने, इस ऑफिसर ने, CISF की जो ऑफिसर है, इसने कंगना रनावत के मुंह पर थप्पड़ मारा। लड़ाई वहां से होती है कि वो जब एयरपोर्ट पर आती है तो मोदी का खौफ खत्म हो गया है। ये सबसे बड़ी बात है, जो है बात है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ फारिग हुआ तो ये मामला हुआ। अब हुआ क्या है कि इस खातून ने उसको कहा कि जब मेरी माँ बैठी हुई थी धरने पर किसानों के लिए, क्योंकि पंजाब से उसका ताल्लुक था और बहुत सारी चीज़ों, तो उसने कहा कि तूने कहा कि ये औरतें 100 रुपए के लिए यहाँ पर बैठी हुई हैं, इनको 100 रुपया दो, तो वो यहाँ पर आकर बैठी हुई हैं, और कहा कि ये पाकिस्तान और बाहर से आए, 100 रुपए की औकात है इन औरतों की। तो उसके मुंह पे थप्पड़ दे मारा। उसने कहा ये तेरी औकात है। वहां पर ये मामला सारा हुआ। ऐसा करने के लिए आपको जिगरा चाहिए, जिगरा। ये आप ताकत का अंदाजा कर लें कि इस औरत का, यानी आप सोचें कि मोदी अभी ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट में आ रहा है, इसको सस्पेंड कर दिया, इसमें कोई दो रहा नहीं। उधर से उसने भी बदतमीजी की, लड़ाई की, और दोनों जानिब से हुआ। लेकिन जो मामला सामने आया है, कंगना रनावत ने कहा जी मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, देखिए मैं ये, अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इलेक्शन जीती है बीजेपी की टिकट पर, और अब वो जाकर ओथ उठाने वाली है। और आप सोचें कि इसको मिनिस्ट्री भी मिल सकती है, यानी हो सकता है इसको कोई मिनिस्टर बना दे वो, और मिनिस्टर के साथ प्रोटोकॉल है और क्या कुछ है। लेकिन आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सूरत हाल में लोगों के अंदर गुस्सा कितना ज्यादा है कि आप अंदाजा करें कि खालिस्तान का एक सपोर्टर अमृतपाल, वो जेल में बैठकर इंतखाब जीत गया है, और उसके अलावा एक और शख्स अब्दुल रशीद जो बारामूला से था, वो जेल से बैठकर जीत गया है। इस सारी सूरत हाल में वो तमाम लोग, यानी इंडिया के अंदर जो हिंदू थे, उन्होंने भी वोट उन लोगों को दिया है जिन लोगों ने मोदी के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया था। यानी आप सोचें, अयोध्या की सीट आप ले जाएं जहां पर आपने कहा कि राम, क्योंकि लोग कहते हैं नहीं बस इनफ इज इनफ हो गया, अब वो कहानी और वो दिन चले गए। और सबसे हैरान कुन मामला ये आया है कि इंडिया के अंदर ऐसा जवाल मोदी का शुरू हुआ है, ऐसा ये इब्तदा होती है। सुधीर चौधरी 24 घंटे, इस बंदे ने 8 साल, ये पूरे गोदी मीडिया ने 8 साल तक, आप सोच ले, इन लोगों ने मोदी सरकार के नाम की माला जपी है। यानी जब से 2014 से स्टार्ट हुए उसके बाद इनको 1.5-2 साल लगा लाइन पर आते, और उसके बाद से कभी हटे ही नहीं। यानी 10 साल मोदी को हो गए और 8 से 9 साल तक इन्होंने मोदी मोदी किया। अब हालत ये है कि वो कहता है कि मुसलमानों ने जवाब दिया और उसने कहा कि तुम लोग अब जीत नहीं सकते इस तरह, ये लोकतंत्र और ये फलाने, ये तुम लोग समझते हो कि हम राम मंदिर के ऊपर जीत लेंगे, हम लोग जाकर डिवाइड करेंगे। उसने कहा जब तक अब तुम्हें परफॉर्मेंस और ये चीज़ें नहीं दोगे, अब ये तुम काम नहीं कर सकते। हत्ता कि मोदी की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर थी।
इंडिया में बड़ी डेवलपमेंट हुई है, मेड इन इंडिया। लेकिन लोगों ने कहा बस बहुत हो गया, ये इंतहा पसंदी हमें नहीं चाहिए। आप देखिए ना कि शाहरुख के साथ कितनी सिंपैथी है। जब आप उसके बच्चे को उठा लेंगे और वो फिर फिल्मों में डायलॉग बोलता फिरेगा कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, तो आपको क्या लगता है कि पूरे इंडिया में उसका मैसेज नहीं गया? देखिए, फैसला उसी दिन हो गया था जिस दिन शाहरुख की एक फिल्म आती है बेटे के बाद, पठान फिल्म। और फिल्म की स्टोरी इतनी बकवास, यानी आप अंदाजा नहीं कर सकते कि थर्ड क्लास स्टोरी, और अच्छी भी फिल्म आई नहीं की। लेकिन चूंकि शाहरुख से मोहब्बत थी और मोदी से नफरत बढ़ गई थी, तो लोगों ने उसकी फिल्म को इतना हिट किया कि उससे पहले आप सोच लें, डायरेक्टर प्रोड्यूसर को 4 फिल्मों में तकरीबन इनको 700 करोड़ का लॉस हो चुका था, और शाहरुख की फिल्म में 1200 करोड़ कमा लिया। यानी आप सोच लें कि उसने क्या काम किया, और इंडिया के अंदर कोई फिल्म हिट नहीं हो रही थी, इसकी फिल्म हिट होगी। यहां से सिनेरियो अब आप देख लें कि अब हो क्या रहा है। अब हुआ यह है कि मोदी ने इस तस्वीर को जारी किया। ये असल में चंद्रबाबू नायडू और इसके साथ नीतीश कुमार, ये 2 असल में मेन बंदे थे। इनको बुलाया अगले ही दिन और बुलाकर कहा कि जी ये तो हमारे इत्तेहादी हैं और हम इनके साथ चलेंगे बिल्कुल। तस्वीरें उतरवाई और सबको कह दिया दो बेफिक्र है मोदी। अब चल क्या रहा है मीडिया पर, मोदी 3.0 आ रहा है। अब आगे जरा सुनिए हुआ क्या है मोदी के साथ। जब डर खौफ खत्म हो जाता है तो किसी को परवाह नहीं होती क्या फलाना क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इनको कहा है मोदी ने, उन्होंने असल में इनसे मांगी थी स्पीकरशिप, फिर उन्होंने मांगी कि डिफेंस मिनिस्ट्री भी दें, इंटीरियर मिनिस्ट्री दें, उसके अलावा फॉरेन मिनिस्ट्री भी दें। मजे की बात सुने, जयशंकर को भी फारिग करे, अमित शाह को भी करे, सबको करे, और हमें आपने हर सूरत डेवलपमेंट की, हमें आपने हर सूरत तमाम हेल्थ से लेकर बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री, स्पीकरशिप, हमारा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फलाना फलाना फलाना, ये तमाम की तमाम मिनिस्ट्रीज हमें चाहिए। अब उन्होंने, मोदी ने कहा कि तुम्हारी सीटें 30-35 सीटें तुम्हारी बनती हैं और तुम हमसे 12-15 मिनिस्ट्रीज मांग रहे हो, तो तुम करने क्या चाहते हो? आज उन्होंने इनको कहा है कि हमारी तरफ से ये रेड लाइन है, हमने रेड लाइन ड्रॉ कर दी है। ना डिफेंस मिनिस्ट्री मिलेगी, ना फाइनेंस मिलेगी, ना इंटीरियर मिनिस्ट्री मिलेगी, यानी होम मिनिस्ट्री जो कहते हैं, ना फॉरेन अफेयर मिलेगी। ये बीजेपी अपने पास रखेगी। यानी जो राजनाथ सिंह है वो भी रहेगा, फाइनेंस का मिनिस्टर भी रहेगा, होम मिनिस्टर, फॉरेन, ये तमाम टॉप की जो मिनिस्ट्री अभी तक है। और सबसे बढ़कर कहा कि ये जो तुम इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा माल तो इसी में बनता है, बिल्डिंग्स बनानी है, ठेके लेने हैं, उसने कहा वेलफेयर, यूथ अफेयर्स, एग्रीकल्चर, ये वो, ये तमाम की तमाम जो चीजें हैं ये नहीं तुम्हें मिलेंगी। हाँ, हम तुम्हें दे क्या सकते हैं, हम तुम्हें रेलवेज भी नहीं देंगे, हम तुम्हें ट्रांसपोर्ट भी नहीं देंगे, हम तुम्हें छोटी मोटी कोई मिनिस्ट्रीज दे देते हैं, जैसे टूरिज्म की ले लो, स्किल डेवलपमेंट ले लो, साइंस टेक्नोलॉजी की ले लो, अर्थ साइंस की ले लो, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ले लो, औरतों के हकूक की ले लो, इससे ऊपर नहीं। अब साथ में उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू, जो आप हमसे स्पीकर की बात मांग रहे हैं, हम आपको डिप्टी स्पीकर बना सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो वहां से अब सोचिए 48 घंटे बाकी है, मोदी का मुस्तकबिल और बीजेपी का मुस्तकबिल तय करने के लिए 48 घंटे बाकी है। उन्होंने कहते आप 48 घंटे आपके पास, फैसला कर ले आपने क्या करना। अगर आपने आगे बढ़ना है तो हमें बता दें, अगर नहीं है तो फिर ऑफर अच्छी है। अब आप सोचे जरा कि जो लोग अभी ये बात कर रहे हैं वो बाद में बात क्या करेंगे। और खौफ की हालत ये है कि पिछली दफा जब 303 सीटें आ गई थी तो 272 का, यानी जो फिगर था जिसको हिंदी में कहते हैं आंकड़ा पार कर लिया इन्होंने, तो बड़े खुश थे कि यार अब कोई मसला ही नहीं है। अब हुआ क्या है, बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। इंटरनेशनल सतह से मोदी को आ रही है मुबारकबाद, लेकिन सारे जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने पैसा खींच लिया है। अब राहुल गांधी ने कहा कि स्टॉक मार्केट का बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, और स्टॉक मार्केट के अंदर अब हुआ क्या था, मोदी ने कहा इलेक्शन से पहले बड़ी तादाद में, अब राहुल गांधी ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन करे, बहुत बड़ा स्कैम है। इन सब लोगों को कहा इंडिया के अंदर, उन्होंने कहा कि आप सारे के सारे स्टॉक्स खरीद लें, स्पेशली अडानी, अंबानी, इन सब की जो कंपनीज के स्टॉक खरीद लें। मोदी ने कहा मैं आपको कह रहा हूं कि जैसे मेरी गवर्नमेंट बनेगी मैं मेजोरिटी लेकर आऊंगा और अब की बार 400 पार होगा, तो आप देखिएगा फिर उसके बाद आपके स्टॉक्स डबल ट्रिपल हो जाएगा, बड़ा पैसा कमाएंगे। लोगों ने खरीद लिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के स्टॉक्स खरीद लिए। जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट आया, पता चला मोदी के साथ ही हुआ, सब
कुछ जमीन बोस। अब आप एक बात बताइए, बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल हुई है कि वो जो कंपनीज है उनके स्टॉक जब लोगों ने खरीदे तो स्टॉक इनके असल में थे, उन्होंने बेच दिए उस दौरान, इतनी बड़ी तादाद में बेच दिए, यानी बड़े बड़े जो मगरमच्छ थे उन्होंने इलेक्शन से 1-2 दिन पहले बेच दिए, क्योंकि गालिबन बहुत सारे। अब ये सारी सूरत हाल जरा समझे हुआ क्या था। जो सर्वे आया था एक्सिस माई इंडिया वालों की जानिब से कि ये 400 प्लस सीटें लेकर जा रहे, वो आया था असल में 4 दिन पहले। उसके बाद इतना स्टॉक खरीदा गया, इतना स्टॉक खरीदा गया, इतना स्टॉक खरीदा गया, आम लोगों, इन्वेस्टर, बाहर के इन्वेस्टर सब ने कि जी ये मोदी तो 400 सीटें लेकर जा रहा है, अब मार्केट ऊपर जाएगी। उसने कहा था रिकॉर्ड तोड़ देगी। उस दौरान ये जो बड़े बड़े मोदी के मगरमच्छ थे, अंबानी, अडानी, ये वो सब, इन्होंने अपने स्टॉक्स बेच दिए, इनके बड़े बड़े लोगों ने स्टॉक बेच दिए। अब हुआ क्या कि जैसे ही मोदी हारा स्टॉक मार्केट क्रैश, सबके स्टॉक गिर गए, सबको अरबों का नुकसान हो गया, अरबों डॉलर्स का। लेकिन जिन्होंने बेचे थे पहले ही, वो निकल गए थे अच्छी प्राइस के ऊपर, उनका कुछ नहीं हुआ। अब जब निचली सतह पर जाएगी, अब ऐसा ऐसा गवर्नमेंट स्टेबल होगी, फलाना होगा, वो अब लोअर पर जाकर उसको स्टेबल होते टाइम में वो स्टॉक खरीदेंगे। फिर उसके बाद कोई ना कोई गवर्नमेंट, यानी अब मोदी आ जाता, कुछ कंफर्म नहीं पता। अब लेट से ये सारे अगर यहाँ से चले जाते हैं कि भाई ये सलाम है हमारा, हम जा रहे हैं राहुल गांधी के साथ, वो बनेगा अगला प्राइम मिनिस्टर, तो फिर क्या होगा, तो वो सारे के सारे वहां पर निकल जाएंगे, उसके बाद वो माल बनाएंगे। अब इंडिया में ये सूरत हाल है कि यहाँ पर आप सोचें कि ये जो इत्तेहादी, उन्होंने एक और भी चीज रख दिया इनके सामने। वो कहते हैं जी अग्निपथ स्कीम खत्म करें, ये जो स्कीम आपने खत्म की है जिसमें फौज परमानेंट भर्ती नहीं है, नए बंदे भर्ती करें, ये भी खत्म करें, ये फलाना भी काम खत्म करें, ये भी करें। मोदी कह रहे हैं ये क्या कर रहे हो तुम लोग हमारे। असल में ये जो नीतीश कुमार और चंद्र बाबू जो नायडू हैं, ये कर क्या रहे हैं, ये माजी में मोदी को गालियां देते रहे हैं, उसको इतना बुरा भला कहते रहे हैं कि चंद्र बाबू नायडू ने तो यहाँ तक कहा था, उसने कहा कि इस दुनिया में सबसे घटिया कोई प्राइम मिनिस्टर अगर कोई होगा तो मोदी, उसको बनना ही नहीं चाहिए। अब मोदी उसको कह रहे हैं कि यार तुम फलाना करो। और इसी तरह सेम एग्जैक्टली बीजेपी ने इनके बारे में भी कहा कि ये गंदे लोग हैं फलाना। अब वो एक दूसरे को भीख मांग रहे हैं। यानी आप समझ लीजिए हम क्यों है पाकिस्तान की। और इस सारे सिनेरियो में हालत ये हो चुकी है कि इनको इस बात का इदराक ही नहीं है कि सिस्टम कैसे चलेगा, किसी को नहीं समझ आ रही, सब परेशान है, अपसेट है, रो रहे हैं बैठकर। अब मोदी ये बात समझ रहा है कि अगर मैं हलफ नहीं उठाता तो हमारा खेल खत्म, अगर मैं उठा भी लेता हूं देन ये मुझे गवर्नमेंट चलाने नहीं देंगे। अब आप ये सोचें कि आपने की मिनिस्ट्रीज लेनी है, उसके बगैर तो काम नहीं चल रहा। यही मिनिस्ट्रीज, यही सब कुछ राहुल गांधी ने कहा मैं आपको ऑफर करने को तैयार हूं, बल्कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बना दूंगा। और अगर हो सकता है कि बिल्कुल ही कुछ ना हो तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि राहुल गांधी ने कहा नीतीश कुमार को हम प्राइम मिनिस्टर भी बना सकते हैं, यानी आप ये भी ले लें, फलाना भी ले लें, वो भी ले लें, कुछ भी आप कर लें, हम आपके साथ खड़े हैं, जो आप कहेंगे कर लेंगे आपकी पार्टी को, यानी सब कुछ आप आने वाले सूरत हाल में कर लेंगे। अब आप सोचे जरा, आपने जब बड़े पैमाने पर ये सारे काम कर दिए हैं तो क्या हुआ। अब इंटरनेशनल सत्ता का जो इन्वेस्टर है उसकी आंखें फटी की फटी रह गई है कि अब करना क्या है। अब वो जो खौफ था, असल में करते क्या थे, शाहरुख के बेटे को बसा लिया, फलाना कर लिया, बॉलीवुड को नहीं छोड़ा, करण जौहर के खिलाफ एहतजाज, फला, अब वो सारे खौफ खत्म हो गए। कंगना रनावत को आपने जब एयरपोर्ट पर थप्पड़ मार दिया, आपको पता नहीं कि वो मिनिस्टर बन जाए आपके साथ क्या करे, अब खौफ खत्म हो गया है। अब वो जो इदारे होते हैं ये अब ज्यादा देर काम नहीं कर सकते। देखें इस बात को समझे, इन्होंने पाकिस्तान पर प्लान बनाकर आए थे कि हम आपको ये बता रहे हैं कि हम आपको गिलगित बल्तिस्तान लेकर देंगे और कश्मीर लेकर देंगे पाकिस्तान का। अब आप बताएं कि जब आप डिफेंस मिनिस्ट्री किसी और को देंगे, आप फाइनेंस मिनिस्ट्री देंगे, किसी और को चीजें जाएंगी, तो आप कैसे सारा काम कर सकते। अब इत्तेहादी तो आपके नहीं काम कर, आपने पाकिस्तान पर भी हमला करना है या कुछ करना है, अब आप कर नहीं सकते, वो आपको करने नहीं देंगे, क्योंकि वो उनको पता है कि जिम्मेदारी उन पर है। वो कहेंगे नहीं हमने नहीं करने देना आपको, आप जंग ना छेड़े। पहले तो पॉलिसी उसकी थी ना, गवर्नमेंट उसकी थी, कोई हटा नहीं सकता था। अब उत्तर प्रदेश भी आपके हाथ से गया और राजस्थान भी गया, बंगाल भी गया आपके हाथ से, वो तो पहले भी नहीं था, यानी केरला और तमाम चीजें इनके हाथ से गई। अब साउथ और ये तमाम सारे अब वो कर क्या रहे हैं, वो उनसे भी मिल रहे हैं। अब अगर ये गवर्नमेंट बन भी जाती है, ये इतनी वीक गवर्नमेंट होगी, इतनी वीक गवर्नमेंट होगी कि आप उसका अंदाजा यहां से लगा लें
कि मोदी के जो बहुत सारे फाइनेंसर्स हैं वो पीछे हट गए हैं। सबसे बड़ी बात ये, अब हुआ क्या है, पहले थे अंबानी और अडानी, अब इत्तेहादी आ रहे हैं। इत्तेहादियों के पीछे आ गए हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन। वो कहते हैं यार आप हमें भी ठेका लेकर दे। अब उन्होंने क्या कहा, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री वो क्यों मांग रहे? अब एक बंदा है उसके पीछे, उसने लगा दिया है कि जी आपको हम 500 करोड़ देते हैं, ये आप फाइनेंस मिनिस्ट्री ले। उसको पता है 500 करोड़ देकर मैंने 1000 करोड़ लेना है। या अगर एक बंदा है वो कहता है कि जी ठीक है हम आपको 2000 करोड़ देते हैं, आपका 5 साल तक आपको देते रहेंगे, फलाना आपके तमाम खर्चे, कैंपेन सब कुछ चलाएंगे, तो अगले ने जाहिर सी बात है 2000 करोड़ देकर तो उसने 4000 करोड़ नहीं लेना। अब आप यहाँ से अंदाजा कर ले 60,000 करोड़ का तो प्रोजेक्ट इन्होंने राफेल का दिया था अंबानीस को। सो कोई अडानी ले गया, कोई अंबानीस ले गया। तो अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो मोदी के लिए ठीक नहीं है। वो गवर्नमेंट इसीलिए तो आपने देखा नहीं कि जो विक्ट्री स्पीच से पहले उसकी शक्ल देखिए जरा, रोने वाला वो हुआ है। कभी जिंदगी में आपने उसकी ऐसी शक्ल नहीं देखी होगी। वो जो ललकारता है, फलाना करता है, वो उसके दिन खत्म हो गए। इनको सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि उत्तर प्रदेश इनके हाथ से गया, अयोध्या इनके हाथ से गया, कि जिस राम मंदिर डिवाइड करना लोगों को, उसके ऊपर इन्होंने इलेक्शन लड़ना था, वो इनके हाथ से गया, तो जश्न ही नहीं मना रहे। सो अब सूरत हाल ये है कि भारत में मोदी का जो डर है, जब आप ताकत का इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो खौफ खत्म हो जाता है। यही वजह है कि भारत में इस वक्त खौफ मोदी का खत्म हो गया है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।